सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में हाजिर हूँ आज हिंदी के एक टॉपिक के साथ। और आज थोड़ा सा एक अलग कंडीशन है, एक अलग बोर्ड पे मैं आज यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। आज यहाँ पर डिजिटल टाइप का प्रोजेक्टर वगैरह यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब मैं क्लास लेने आज मॉर्निंग में पहुँचा था तो वहाँ पता चला कि लाइट की वजह से, मतलब नाइट में जो मौसम ख़राब था उस वजह से लाइट नहीं आई, और लाइट ना आने की वजह से हम प्रोजेक्टर का यूज़ वहाँ पर नहीं कर पाए थे। तो आपके लिए ये एक एक्स्ट्रा मेहनत हो रही है, जिसमें मेरे सामने आज वो जो 4-6 बच्चे बैठते हैं, आज वो भी बच्चे यहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं। और यहाँ आपके लिए अलग से मेहनत हो रही है, स्पेशल मेहनत हो रही है आपके लिए। जितना कुछ आज मैंने वहाँ उन बच्चों को, जो बच्चे आ जाते हैं वहाँ बैठे होते हैं, उनको पढ़ाया था, वही सारी चीज़ें आज मैं यहाँ पर आपको ऑफलाइन तरीके से, मतलब अपने घर पे जो बोर्ड मैंने लगा रखा है, घर से आपको वीडियो यहाँ पर मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहीं से आने वाले टाइम में मैं लाइव भी आया करूँगा। यहीं पर मैंने अपना एक स्टूडियो टाइप का छोटा सा बना रखा है, जहाँ से मैं सभी टेस्ट जो होंगे आपके ऑनलाइन वाले, जितने भी टेस्ट होंगे वो सारे टेस्ट मैं आपके यहीं से लूँगा, इसी जगह से स्टार्ट होंगे। ठीक है, चलिए खैर, हम यहाँ पर आज हिंदी की दूसरी क्लास करने वाले हैं। हिंदी की दूसरी जो क्लास है, इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमने पहली क्लास में क्या पढ़ा दिया था। देखिए, सबसे मेन बात यह है कि अगर आप यहाँ पर पहली बार देख रहे हैं तो सीधी सी बात है कि आप सबसे पहले इसकी प्लेलिस्ट में जो सबसे ऊपर प्लेलिस्ट नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर देखें आप तो सबसे पहले, या फिर प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट, क्योंकि अभी प्लेलिस्ट में ये दूसरा वीडियो ही है, तो प्लेलिस्ट देखें ना देखें, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप क्लिक करके देखें तो वहाँ आपको मिलेगा कि इससे पहले की एक वीडियो और मैं यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटिव पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए तो बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा पीछे की जो वीडियो है उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो उसके बाद आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हालांकि कहीं मत जाइए, यहाँ पर हमने एक और व्यवस्था की है आपके लिए। यहाँ मैंने ये जो 2 बॉक्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो जितने लोगों ने पढ़ा था पहले, बहुत अच्छे से नहीं कर पाए थे, एक बार क्विक रिवीजन जल्दी से 5 से 7 मिनट के अंदर मैं पिछली वाली क्लास का रिवीजन करा रहा हूं। तो ये वाली क्लास आप बहुत जल्दी से समझ लीजिए, और उसके बाद सेकंड क्लास हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्लास की फर्स्ट स्लाइड कहिएगा कि फर्स्ट टाइम जो हमने लिखा है वो यहाँ पर आपके सामने हो, और इसके बाद मैं और भी चीज़ें नोट करूँगा। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा, बहुत सारा कुछ पढ़ाना है आज की इस क्लास में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप में से कोई चैनल पर नया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको समस्त नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। और देखिए, इसकी पीडीएफ की भी व्यवस्था हम कर रहे हैं बहुत जल्दी। हमने गौरव को बोला है, ऑपरेटर जो है उसको बोल रखा है, तो वो बेचारा भी अपना टाइम निकाल करके जैसे तैसे काम को कर रहा है, और बहुत जल्दी आपको वो पीडीएफ भी प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर देगा। तो पीडीएफ जब आपको मिलेगी उसके लिए, देखिए पीडीएफ मिलेगी कहाँ, तो पीडीएफ मिलेगी तो उसके लिए आपको 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट टाइप करिए, वहाँ से आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, और इंस्टॉल करने के बाद आप वहाँ देखेंगे कि फ्री स्टडी मटेरियल में हिंदी का एक सेक्शन होगा। उस सेक्शन में जब आप जाएंगे तो टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसका भी एक ट्यूटोरियल भी मैं बहुत जल्दी आपको देने वाला हूँ। इसके अलावा एक टेलीग्राम पे ग्रुप है जिसका नाम है समस्या समाधान। आप अगर उस ग्रुप में जुड़ जाते हैं तब भी आपको हर हालत में आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड होती रहेंगी, आपको मिलती रहेंगी, सारी पीडीएफ आपको एक जगह पर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को, हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक काम और किया करें, कम से कम आप इतनी एक अपनी जिम्मेदारी समझ लीजिए कि जब आपके लिए इतनी सारी मेहनत हो रही है, आप देख रहे होंगे इस समय, देखिए पसीने में खड़ा होकर के, पसीने में मैं आपको यहाँ इतनी गर्मी में बिना फ़ैन के, जिससे आपको सही आवाज़ कम से कम मिल सके, तो बिना फ़ैन के आपको ये एक वीडियो यहाँ पर बनाया जा रहा है, आपके लिए बनाया जा रहा है, स्पेशली फॉर यू। तो आप क्या करें कि आप कम से कम हमारा ये वीडियो किसी एक ग्रुप में हर किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि अगर आप यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं तो एक ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, मतलब हर वीडियो आप हमारी शेयर करें। ठीक है, तो ये इस तरह से अगर आप करते हैं तो हम भी लगे रहेंगे, हमारे पुनर्बलन मिलता रहेगा, हमें अच्छा लगेगा कि हमारा ठीक है, थोड़ा सा
बच्चे भी हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे पढ़ने वाले भी हमारा साथ दे रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। इस क्लास में हम सबसे पहले समझेंगे कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। और देखिए पिछली क्लास में सबसे पहला एक शब्द जो यहाँ पर दे रखा है वो दिया है भाषा की परिभाषा। देखिए भाषा की परिभाषा मैं बहुत जल्दी एकदम स्लो, मतलब आप कहिए कि स्लो नहीं चलूंगा मैं, यहाँ पर एकदम क्विक रिवीजन कर रहे हैं ना हम। पहले इन सब चीज़ों को हम समझेंगे और इसको समझने के बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने भाषा की आपको परिभाषा बताई थी। भाषा की परिभाषा क्या होती है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे यहाँ पर। भाषा की परिभाषा होती है कि हम अपने जो हमारे विचार हैं, विचारों को आदान प्रदान करने का जो माध्यम है वो भाषा कहलाता है। हम किसी भाषा के थ्रू ही अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं। अगर हमें अपनी बात किसी से कहनी है, किसी दूसरे की बात को समझना है, तो उसके लिए भाषा का अहम रोल होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर भाषा के भेद कितने होते हैं, मतलब भाषा कितने प्रकार की होती है। अगर बात करें तो यहाँ पर दो मुख्य प्रकार बताए जाते हैं। दो मुख्य प्रकारों में क्या है, एक मौखिक होता है और एक लिखित होता है। तो अगर मौखिक और लिखित दो भाषाएं होती हैं तो वो दोनों तो आप सभी लोग जानते ही हैं, एकदम जानते। आप तीसरी भाषा भी हैं, आप सभी इंटेलिजेंट हैं। पहली भाषा आप अगर लिखित की बात करें, देखिए जैसा कि मैं यहाँ पर आपको मैंने लिख के दिया हुआ है, अगर मैं ना भी बोलूँ तो भी आप इसमें से बहुत सारी चीज़ें एक साथ समझ सकते हैं। और दूसरा ये कि मैं यहाँ पर लिखूँ भी नहीं तो भी अगर मैं आपको कोई बात बताता हूँ तो भी वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आती हैं। मतलब लिखित और मौखिक आप समझ गए। अगर हमें कुछ भी किसी से कहना होता है तो या तो हम मौखिक बोलते हैं और या फिर हम उसे लिखित में बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आप समझते हैं। आफ्टर एक चीज़ आपको और समझनी है कि एक भाषा एक और भाषा होती है, एक भाषा का एक और भेद होता है, वो भेद होता है सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा, सांकेतिक भाषा। जी हाँ, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है, सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा होती है जहां पर हम बोलते नहीं है, लिखते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम संकेत करते हैं। तो संकेत से मतलब होता है जैसे डोरबेल को नॉक करना या फिर गाड़ी का हॉर्न बजाना, गेट को नॉक करने के अलावा देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे हम जनरली यूज़ जब कर रहे होते हैं। अगर हमें पेन चाहिए तो हम इस तरह से किसी से बोलते हैं, इधर इस तरह से इशारा कर देते हैं, लिखने का इशारा कर देते हैं कि भाई मुझे पेन चाहिए था। ठीक है, तो मतलब हम बोलते नहीं है लेकिन पेन हमें मिल जाता है अगर हम इस तरह से इशारा कर देते हैं। अगर हम ये इस तरह से इशारा करते हैं तो हमें पानी की बोतल मिल जाती है। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इशारे से समझते हैं। अगर हमें किसी को अपनी तरफ बुलाना है तो हम इस तरह से बोलते हैं, और अगर किसी से कहना है कि जाओ अभी नहीं जाइए, तो ऐसी कंडीशन में हम इस तरह से इशारा करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि सांकेतिक भाषा क्या होती है। ठीक है, गाड़ी का हॉर्न बजना भी एक तरह की सांकेतिक भाषा होती है। वो आपसे कहना चाहता है कि साइड प्लीज़, ठीक है, साइड दे दीजिए। देखिए इसके बाद नामोत्पत्ति की बात करें, अगर हिंदी जो नाम है, हिंद या हिंदी जो नाम है वो कैसे पड़ा, तो ये अगर हम इसकी बात करें तो आप डिटेल में थोड़ा वहाँ पढ़ लीजिए। हिंदी जो नाम है वो सिंधु से पड़ा है। सिंधु से धीरे धीरे ये जाकर के सा से हा में चेंज हुआ, धा से दा में चेंज हुआ, और इस तरह से ये हिंद बना। हिंद का अर्थ होता है हिंद का, हिंदीक वहीं से बना, और हिंद में ई जोड़ने पर हिंदी बना। ठीक है, तो इस तरह से हिंदी शब्द बना। रैंकिंग इन वर्ड, हिंदी भाषा को अगर हम रैंक की बात करें तो तीसरी रैंक है। मतलब वर्ल्ड में, पूरे विश्व में हिंदी तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा मानी गई है या है। ठीक है, ये इसकी रैंकिंग हो गई। विश्व में भाषा, अच्छा ये देखिए विश्व में भाषा से मतलब है यहाँ पर कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में कुल कितनी भाषाएं, लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया था 3000 होता है। हालांकि ये 2796 भी कई किताबों में मिला है। ठीक है, तो 2796 कई किताबों में मिला है। लगभग आप 3000 कह सकते हो। 3000 भाषाओं में से एक है हमारी हिंदी भाषा। ठीक है, रूप और आकृति के आधार पर अगर हम बात करें, रूप या आकार या आकृति के पर आधार पर अगर हम बात करें तो हिंदी जो है हमारी विश्लिष्ट या वियोगात्मक भाषा है। ठीक है, वियोगात्मक भाषा है, वियोगात्मक और या फिर विश्लिष्ट भाषा है। कैसी भाषा है, विश्लिष्ट भाषा है। ठीक है, विश्लिष्ट भाषा है। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। भाषा परिवार की अगर बात करें तो भाषा परिवार को मैं एक लाइन में आपको बता दूं कि भाषा परिवार हिंदी मतलब आप कह सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में
चार भाषा परिवारों में सबसे पहले इसको डिवाइड किया गया। चार भाषा परिवारों में सबसे पहला एक भाषा परिवार है जिसका नाम है भारोपीय भाषा परिवार, और यह सबसे बड़ा भाषा परिवार है। आप कह सकते हो कि भारत में बोलने वालों के आधार पर 73% लोग ऐसे हैं जो भारोपीय के अंतर्गत आने वाली भाषाओं को बोलते हैं। सबसे बड़ा भाषा परिवार है, और हमारी जो हिंदी भाषा है वो भी भारोपीय के अंतर्गत आती है। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, और जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये रिवीजन हो रहा है। अब देखिए चारों भाषा परिवार कौन कौन से हैं। भारोपीय भाषा परिवार हो गया, एक द्रविड़ हो गया, ऑस्ट्रिक हो गया, चीनी तिब्बती हो गया। सभी का परसेंटेज आपको अलग अलग बता दिया गया है। द्रविड़ का परसेंटेज 25 होता है, 1.3 ऑस्ट्रिक का मिलेगा, बाकी का आपका 0.7 चीनी तिब्बती के लिए। ठीक है, तो इस तरह से बाकी देखिए भाषा परिवार की अगर हम बात कर रहे थे, भाषा परिवार खत्म हो गया, तो इसके बाद में अब देखिए भारतीय आर्य भाषा। अगर हम भारतीय आर्य भाषा की बात करें तो भारतीय आर्य भाषा जो थी उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया, 3 कालों में डिवाइड किया गया। सबसे पहला था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, और दूसरा था मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जबकि तीसरा था आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। कौन सा था? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो सबसे पहला जो काल था वो आपका 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, यानी कि 1000 वर्ष तक चला, जिसके समय में हम अगर भाषा की बात करें तो संस्कृत को भी अगर 2 भागों में अलग अलग बांटे तो लौकिक और वैदिक संस्कृत का समय था। इसके बाद में आया मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन के समय में पाली, प्राकृत और अभ्रंश का समय माना जाता है। उस समय माना जाता है कि उस समय की जो प्रयोग लाने वाली जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? पाली, प्राकृत और अभ्रंश। लेकिन इसकी अगर प्रयोग काल की बात करें तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का ये समय माना जाता है। इसके बाद में आ जाता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को अगर हम देखें तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 से लेकर के अब तक सन 1000 ईस्वी से अब तक की जो आप कहेंगे कि जिस काल को डिवाइड किया गया था, तो इस काल को 1000 से अब तक, यानी कि अभी तक के लिए या आगे भी रहेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आज तक रहेगा, अब तक, मतलब आज अगर हम बात करें तो अब तक जो समय चल रहा है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय चल रहा है। और देखिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की जो भाषाएं हैं वो आप पहले से जानते हैं कौन सी है, हिंदी और हिंदीतर भाषा, जैसे आपकी उड़िया है, असमिया है, बंगला है, मराठी, पंजाबी, सिंधी, इस तरह की सभी भाषाएं हैं। देखिए इसके बाद में अब देखिए भारतीय आर्य भाषा जो थी, भारतीय आर्य भाषा मतलब जो आपकी भारतीय आधुनिक आर्य भाषा जो थी, आधुनिक आर्य भाषा जिसको अभी हमने बोला था कि 3 कालों में डिवाइड किया गया था, जिसमें से तीसरा था आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया। 3 भागों में डिवाइड किया गया, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। 3 भागों में डिवाइड किया गया था, और उन 3 भागों में से, या उसको आप भाग नहीं कहेंगे क्योंकि ये हिंदी थी ना, तो हिंदी को 3 भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें से सबसे पहला था प्राचीन हिंदी, बीच में आई मध्यकालीन हिंदी, और तीसरे नंबर पर हो गया आधुनिक हिंदी। ठीक है, तो देखिए प्राचीन हिंदी का जो समय था वो 1000 या फिर 1100 से लेकर के 1400 तक था, और जो मध्यकालीन हिंदी का समय माना जाता है वो सन 1400 या 1450 से लेकर के 1850 तक माना जाता है, और 1850 से अब तक हम कहेंगे कि आधुनिक हिंदी आ गई, या फिर उस समय प्राचीन हिंदी आई थी और बाद में आधुनिक हिंदी जो आजकल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की सारी चीज़ें हो चुकी थी। इसके बाद देखिए विकास क्रम, काफ़ी टाइम हो गया, देखिए चेक करूँ एक बार ज़रा, लगभग हम देखिए 13-14 मिनट यूज़ कर चुके हैं, क्योंकि हम पिछला रिवीजन कर रहे थे और बाकी का 2-4 मिनट मैंने आपसे गुफ्तगू कर ली थी। देखिए विकास क्रम क्या था, हिंदी का विकास क्रम। आप देखिए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि सबसे पहले अगर हम विकास क्रम की बात करें तो सबसे पहले संस्कृत भाषा से स्टार्टिंग हुई थी, संस्कृत के बाद में पाली हुई, पाली से प्राकृत के बाद में अभ्रंश, और अभ्रंश के बाद अवहट, और उसके बाद में आप कह सकते हो प्राचीन हिंदी के बाद में आधुनिक हिंदी। तो ये इसका विकास क्रम है। अब देखिए यहां से और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने आपको बताया था, वो क्या प्रश्न बताया था पिछले वीडियो में, वो आपको ये बताया था कि जो विकास क्रम होता है, विकास क्रम जो है, इसके करीब का एक प्रश्न एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बनता है। वो क्या बनता है कि हिंदी जो भाषा है इसका जन्म कहां से हुआ है, तो ये इसकी जो जननी भाषा है वो क्या है, तो इसका जन्म जो है वो अभ्रंश से माना जाता है। ये इसकी जो जननी भाषा है वो कौन सी है, अभ्रंश है। जननी भाषा क्या है, अभ्रंश है। इसका जन्म अभ्रंश से माना जाता है। हाँ, अगर हम वहीं पर जननी भाषा ना कह करके आदि जननी भाषा की बात करें, आदि जननी यानी कि शुरुआत की बात करें, तो सबको पता है कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो तो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत से हुई थी। तो आदि जननी भाषा क्या हो जाएगी, संस्कृत हो जाएगी। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो हमारा गियर चल रहा था ना, टॉप गियर जो था, इसमें
बहुत बुरी तरह से पसीना भी आ गया और मैं बोलते बोलते परेशान भी हो गया। तो ये वाला गियर अब निकाल देते हैं, इसके बाद हम इससे छोटे वाले गियर में बात करेंगे। और चलिए 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 ये देखें, चलिए ये हो गया। अब देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास 2 हिंदी भाषा। हिंदी भाषा के मुख्य तथ्य। इसमें देखिए, अभी अभी हम बात कर रहे थे अपभ्रंश की। एक शब्द आ रहा था बार बार, अपभ्रंश अपभ्रंश अपभ्रंश। तो अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है? अपभ्रंश का अर्थ होता है अपभ्रंश, अपभ्रंश या अवहट। अपभ्रंश का अर्थ होता है किसी का विखंडन हो जाना या उसका चेंज हो जाना, मतलब विकृति हो जाना, बिगड़ जाना। ठीक है, इस तरह का अर्थ होता है अपभ्रंश का। तो आप ये कह सकते हो संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत और प्राकृत के बाद में अपभ्रंश, यानी प्राकृत और पाली भाषाओं में एक ऐसा धीरे धीरे अपभ्रंश होने लगा, ऐसा एक बदलाव आने लगा कि उस बदलाव के बाद में हमें कौन सी भाषा मिली, कौन सी भाषा उत्पन्न हुई? हिंदी भाषा उत्पन्न हुई। तो हिंदी भाषा से जस्ट पहले हम अपभ्रंश इसीलिए बोलते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि हिंदी जो भाषा है वो अपभ्रंश से बनी है, या फिर उसका जो विकास क्रम है, उसका जो इतिहास है, वो अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, तो देखिए ये वाली बात हो गई। अब अगर हम बात करें कि अपभ्रंश भाषा का जो प्रयोग था, इन शब्दों का जो प्रयोग था, वो सबसे पहले किसने किया था? तो देखिए, इसका जो लिखित अब तक प्रमाण मिले हैं उसके हिसाब से एक कवि थे व्याडी नाम के। तो व्याडी ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था और उसके बाद में पतंजलि ने सेकेंड नंबर पे इसका प्रयोग किया था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में हम अपभ्रंश के भेद की बात करें। देखिए इस क्लास में जस्ट इसके बाद एक ऐसी चीज भी आने वाली है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यकीनन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बनता ही बनता है वहां से, और इस बार मुझे उम्मीद है कि वहां से अगर प्रश्न बनेगा तो थोड़ा सा प्रश्न कुछ इस तरह का बनेगा जो थोड़ा चेंज होकर के बनेगा, और जो चेंज होकर बनेगा इस बार मैंने वो लाइनें भी यहां पर बढ़ा रखी हैं। तो देखते रहिए लगातार, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आप लगातार फ्री मूड में, अच्छे मूड में अगर बैठ के पढ़ रहे हैं तो बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, यकीनन बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्लास है। और हाँ देखिए, अब सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि जो मेहनत यहां पर मैं कर रहा हूं, एक बार मैंने यहां अगर बोर्ड भर दिया है ना, एक बार अगर यहां पर बोर्ड भरा हुआ है तो यहां से भी 4-6 सवाल बनने की संभावना होती है। मतलब एक ना एक प्रश्न किसी भी एग्जाम में मिलने की संभावना यहां पर आपको रहेगी ही रहेगी। बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे कोई संदेह नहीं है कि इस पूरे पेज से, जो पेज आपको सामने दिख रहा है बोर्ड पे, जो कुछ भी भरा हुआ है यहां से एक भी प्रश्न ना बने, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। चलिए ठीक है, तो देखिए अपभ्रंश के जो भेद थे उस समय देखिए सौर सेनी, मतलब सबसे पहले पाली प्राकृत में ही सारा कुछ डिवाइड था, और आज इतनी सारी भाषाएं हो गई, इतनी सारी भाषाएं हो गई, उपभाषाएं हो गई। तो इससे पहले क्या था, हम कहेंगे कि एक भेद था अपभ्रंश का। अपभ्रंश जो थी वो कई अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग नाम से जानी गई। अपभ्रंश के टाइम पे या अपभ्रंश के बाद, अपभ्रंश के जो भेद हुए थे, अपभ्रंश के बाद हमने इसको जाना था, या अपभ्रंश के अंतर्गत ही इसको जाना था एक सौर सैनी नाम से। तो सौर सैनी का जो क्षेत्र था वो पश्चिमी हिंदी वाला क्षेत्र था। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की पोजीशन की, तो उत्तर प्रदेश से अगर हम पश्चिम, देखिए हम उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं, अगर मतलब मैं उत्तर प्रदेश में रहने वाला हूं। अगर आप में से कोई बाई चांस ऐसा हो, क्योंकि कई बच्चे हमारे राजस्थान के जुड़े हुए हैं मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे बच्चों का जिन्होंने शुरुआत में ही इतना बहुत सारा मुझे प्यार दिया है। और कई बच्चे मुझे फ़ोन बीच बीच में किए थे कि सर कब से आप स्टार्ट कर रहे हैं, कब से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि इतने दूर के कुछ ऐसे बच्चे जिन्हें, और हाँ एक बात और बड़ी ख़ास बात कि उन्होंने हमें बताया कि सर हम एक कोणार्क क्लासेस नाम से हमारे राजस्थान में कोचिंग है, हम उसके एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे थे, लेकिन वो गलती से आपका एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया। और जब आपका एप्लीकेशन डाउनलोड हुआ तो उसमें हमने कुछ क्लासेस को सर्च किया और उन क्लासेस को देखा, तो हमें पता चला कि आप एक छोटी सी जगह से या उत्तर प्रदेश में किसी जगह के रहने वाले, और आपने अभी नया स्टार्ट किया है, लेकिन आपकी वीडियोज़ हमें बहुत अच्छी लगी, काफ़ी तारीफ़ की उन्होंने। तो बोले कि हमें वीडियो आपकी बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में हमने आपका जो प्रचार किया, और कई लोगों को हमने इसके बारे में बताया है, और कई लोग आपसे प्रभावित हैं, आपकी वीडियो अच्छी लगती है। खैर ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे सभी बच्चों के लिए।
तो चलिए खैर, सौर सैनी भाषा, देखिए पश्चिमी हिंदी की अगर हम बात कर रहे थे तो पश्चिमी हिंदी से मतलब हम जहां पर हैं, जो हमारी पोजीशन है, ये हमारा अगर उत्तर प्रदेश है तो अगर हम यहां से पूरब की बात करें तो ये होगा, उत्तर की बात करें ये होगा, दक्षिण ये होगा और पश्चिम ये होगा। तो अगर हम पश्चिम की बात करें यहां से, तो पश्चिम साइड में कौन कौन से प्रदेश होते हैं, पश्चिम साइड में हमारे यहां से कौन कौन सी भाषाएं हो सकती हैं, वो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए ब्रज भाषा जो थी, ब्रज भाषा हमारे यहां से अगर हम बात करें तो ब्रज भाषा जो है, ब्रज भाषा भी हमारे यहां से पश्चिम में है, मतलब मथुरा साइड में ब्रज भाषा बोली जाती है, मथुरा इसका केंद्र है। तो ब्रज भाषा, खड़ी बोली भी देखिए वही एरिया हो गया आपका। हरियाणा साइड में आप थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे, बांगरू समझते ही हैं आप, तो और कन्नौजी हो गया, देखिए कन्नौजी, बुंदेली, राजस्थानी, तो ये सभी हमारे यहाँ से अगर हम बात करें तो ये बुंदेली यानी झांसी वाला साइड हो गया। तो ये सभी जो भाषाएं हैं वो हमारे प्रदेश में भी अगर हम देखें तो ये पश्चिम साइड में है। इसके अलावा गुजराती, राजस्थानी, ये देखिए ये तो पूरे के पूरे प्रदेश ही हमारे पश्चिम में हैं, हमारे पश्चिम में ये प्रदेश हैं। तो सभी के सभी ये जो भाषाएं हैं ये सब किसके अंतर्गत आएंगी, पश्चिमी हिंदी के। हाँ, अगर वो मारवाड़ी पूछता है, अगर वो कोई ऐसी भाषा, ढूंढाड़ी पूछ लेता है, अगर वो कोई ऐसी उपभाषा पूछ लेता है जो राजस्थानी के अंतर्गत आती है, तब भी तो वो पश्चिमी ही कहलाएगी। ठीक है, तो पश्चिमी के अंतर्गत आप यहाँ पर ढूंढाड़ी या मारवाड़ी आप कोई भी लिख लेते हैं तो वो भी इसी के अंतर्गत रहेगा। ठीक है, चलिए खैर आगे, अर्धमागधी। अर्धमागधी में, अर्धमागधी का जो क्षेत्र है वो पूर्वी हिंदी है, आपको याद रखना पड़ेगा। अर्धमागधी का जो क्षेत्र है वो पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी वाला है, पूरब साइड का है। तो पूरब साइड में कौन कौन सी भाषा आ जाएगी, अवधी आ जाएगी, बघेली आ जाएगी और छत्तीसगढ़ी आ जाएगी। इसके बाद देखिए मागधी पढ़ेंगे, और मागधी में 4 भाषाएं हैं, 4 भाषाएं, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। कौन कौन सी हैं, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। एक लाइन में याद करो, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। और बिहारी के अंतर्गत आने वाली जो भाषाएं हैं, चाहे वो भोजपुरी हो, मगही हो, मैथिली हो, तो ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, बिहारी के। यानी कि कुल मिलाकर के ये सब की सब भाषाएं और उपभाषाएं किसके अंतर्गत आएंगी, मागधी के अंतर्गत आएंगी, मागधी के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगला जो अपभ्रंश का भेद आ रहा है वो है खस। खस, खस, आपने खस नाम तो सुना होगा ना। खस क्या होता है, कहते हैं कोई भी जैसे ईंट का चट्टा है, ये एक बिल्कुल गांव की लैंग्वेज है लेकिन सब लोग जानते हैं इसको। ईंट का कोई चट्टा है, अगर हम कहते हैं उसमें एक लात मारो और वो गिर जाए तो हम क्या कहेंगे, भाई ये ईंट का जो चट्टा था या एक कुछ इस तरह का आप कह सकते हो, बहुत बड़ा सा एक कोई चट्टा लगा हुआ है, ईंटें ही मान लीजिए, तो वो खस गया। कैसा हो गया, खस गया। तो खसेगा कौन, भाई पहाड़ी। पहाड़ी है ना, बहुत ऊंची सी पहाड़ी थी तो पहाड़ी का कुछ हिस्सा गिरा, कहता अरे भाई पहाड़ी खस गई। तो कुछ हिस्सा अगर उसका गिरा है तो इसका मतलब क्या है, वो पहाड़ी खस गई। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, खस के अंतर्गत आता है पहाड़ी, पैसाची के अंतर्गत आता है लहंदा, और ब्राचड़ के अंतर्गत आता है पंजाबी और सिंधी। ब्राचड़ के अंतर्गत आता है पंजाबी और सिंधी। ठीक है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्री के अंतर्गत आता है मराठी। महाराष्ट्री भी इसका एक भेद था, अपभ्रंश का एक भेद था महाराष्ट्री, जिसके अंतर्गत आती है मराठी भाषा। चलिए, तो इसके बाद देखिए, इसको इरेज करने के बाद मैं यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखते देखते जैसे ही आप देखेंगे ना, बस इसे इरेज करके मैं तुरंत लिखता हूँ, आप देखेंगे दिल खुश हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन वाली चीज आ रही है।